जोरदार तालियों से स्वागत करिए पृथ्वीराज चौहान का, फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। आप दोनों का अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और पृथ्वीराज चौहान मंच पे हैं। पृथ्वीराज जी, गुजरात का अधिवेशन है, सवाल पहला यही बनता है, कांग्रेस ये चुनाव लड़ती हुई दिख क्यों नहीं रही है? देखिए, ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही है। कांग्रेस का संगठन जो पहले से एक अच्छा संगठन है वो ये चुनाव लड़ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि 2004 में मैं कांग्रेस का यहाँ पे प्रभारी था लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसके बाद कुछ गुजरात से चुनावी वास्ता नहीं रहा है। लेकिन मैं जो आज आते ही मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिस सिस्टमैटिक तरीके से ये चुनाव लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि आप फैसले के दिन देखेंगे इसका नतीजा क्या आया है। एक सवाल मेरा, आप कह रहे हैं कि अभी आला नेता यहाँ पहुंचे नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके आला नेता रुक कहाँ गए हैं, कहाँ रुक गए हैं? देखिए, एक तो आप जानते हैं कि हमारे नए नए चुनाव हुए हैं। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी उन्होंने प्रभार संभाला है, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरी देश को नहीं दुनिया को हिला दिया है कि इस तरह का कार्यक्रम देश के इतिहास में शायद कभी पहले हुआ। आप कह रहे एक नई पहल है। अब देखिए, उसमें अब आलोचना भी हो रही है, लेकिन जिस तरह से मैंने महाराष्ट्र में आजकल राहुल जी की यात्रा चल रही है, जो मैंने उत्साह देखा है, और विशेषकर जो कांग्रेसी नहीं है, जो एक एनजीओस हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहते थे, वो सब जिस मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, एक अद्भुत चीज हो रही है। ये मैं खुद देख रहा हूँ। अद्भुत चीज हो रही है, दुनिया को हिला दिया है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, दुनिया को हिला दिया होगा तो आपको भी हिला दिया होगा। हिला दिया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को भी। डर रही है भारतीय जनता पार्टी, राहुल आएंगे गुजरात ले जाएंगे। नहीं, आपने पूछा कि वो कब आएंगे। एक्चुअली में राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि बहुत प्रबल है, इसलिए वो दूर से ही काम करते हैं। देखिए, अमेठी से कितनी दूरदृष्टि उन्होंने वायनाड की पकड़ ली थी, और आज ऐसा लगता है कि मानो गुजरात की कांग्रेस यूनिट उनसे कह रही हो, जिस यात्रा पे वो चल रहे हैं। पुराना गीत मुझे याद आता है, ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात में पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। नई नवेली पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ओके, पृथ्वीराज जी कह रहे हैं सरकार बनाने के लिए सीरियस कंटेंडर हम ही हैं सिर्फ। देखिए, पिछला चुनाव अगर आप देखेंगे तो एक काफी जबरदस्त मुकाबला हुआ था वो, और थोड़ा अंतर रह गया था, 77 और 99, और जो मैं समझता हूँ कि अंतर पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें भी 17 विधायक छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी के। जी हाँ, ये तो विधायक तोड़ने का तो मुझे महाराष्ट्र की जनता से पूछे नहीं किस तरह से तोड़ी जाती है सरकारें, वो तो हमने बहुत नजदीक से देखा है। सरकारें तोड़ना, विधायक खरीदना, ब्लैकमेल करना, वो सब चीजें तो ब्लैकमेल हो क्यों जाते हैं विपक्ष के विधायक? ऐसा करा क्या होता है जो ब्लैकमेल होते हैं? अब देखिए ईडी का किसी ने पता नहीं, कोई ईडी के चंगुल में ना आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखें किस तरह से वो बर्ताव करते हैं। अच्छे भले लोग ईडी के नाम से डरते हैं। और देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है सर, मतलब पुलिस अगर कोई किसी चोर को पकड़ेगी तो बर्ताव तो बुरा ही करेगी। लेकिन अगर ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कोई ईडी का जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून है, जी वो जी वाजपेयी जी लाए थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसको 2004 में लागू किया था। हमारे पूरे 10 साल में हमने 27 रेड किए थे। 8 साल में मोदी साहब के कार्यकाल में 2900 रेड हुए हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं। लेकिन नतीजा किसी का निकला है क्या? सिर्फ रेड करो, जेल में डालो, बैठे रहने दो। मिसयूज ऑफ ईडी हो रहा है। बिल्कुल, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता मिसयूज। लोग भी इस पे ताली मार रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा ब्लेम है कांग्रेस पार्टी का कि आप मिसयूज करते हैं ईडी को, और बर्ताव भी बुरा करते हैं, खराब करते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं। ये सब सुना। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए आजकल एक बड़ा विचित्र ट्रेंड आ गया है भारत की राजनीति में।
विपक्षी दल आकर सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि मेरा विधायक बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, और आके बताते, मगर ये नहीं बता पाते कहां बात हुई, किससे बात हुई। वास्तविकता का कारण यह है, जो ये आरोप लगाया जाता है 2014 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराष्ट्र का, नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं जी। 2014 से पहले हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार थी, हमारे किस नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा? 2014 से पहले भी विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। 2G हो, CAG हो, कोयला घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, सबमरीन घोटाला हो, तब भी उन्हीं पे आरोप थे। तो भाई तब तो सरकार भी उनकी थी, तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में थे। याद करिए वो जो कहा था ना, तोते का पिंजरा CBI को, वो प्रकरण आप लोगों को याद है? कोयला घोटाले पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो हलफनामा सरकार देगी, CBI देगी, वो कोई सरकारी अधिकारी को नहीं दिखाएगी। मगर जब CBI को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुला के देखा, कोयला घोटाला किसके खिलाफ था? हमारे खिलाफ या सत्ताधारी दलों के खिलाफ? तो एक्चुअली में क्या है बात, तो बाकी छोड़ दीजिए। जब भाजपा कुछ नहीं थी, याद करिए श्री PV नरसिम्हा राव जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भ्रष्टाचार के मुकदमों में जाके उनको अदालत में खड़ा होना पड़ा। श्री राजीव गांधी जी, जब हम लोग 2 सीटों वाली पार्टी थे, पहले प्रधानमंत्री बने जिन पर की भ्रष्टाचार के आक्षेप आए। और इंदिरा जी का नागर वाला कांड और वो सब तो छोड़ दीजिए। तो भाई जब हम कहीं नहीं थे तब भी आरोप आप पे थे, जब हम हैं तब भी आरोप आप पे हैं, और आगे भी आरोप आप ही पे रहेंगे। देखिए, आरोप है, सरकार तोड़ने का आरोप है। मैंने जो बात की थी, जिस तरह से पैसे का और एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और उससे जीती हुई सरकारें गिराई जा रही है। कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा, हाल ही में महाराष्ट्र में देखा होगा। क्या रेट चल रहा है महाराष्ट्र में? जीता कौन था? देखिए ना, जीता कौन था महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में सरकार बनी थी और जीता सरकार कौन को तोड़ा था। आपकी बात मैंने मानी, लेकिन जीता कौन था? देखिए, एक गठबंधन था, उनके गठबंधन में आपस में टकराव हो गया, वादा खिलाफी हो गई जी। तो उनकी जो गठबंधन के पार्टनर थे उनसे पूछिए ना। लेकिन सरकार बनी थी, सरकार 2.5 साल तक चली थी। जिस तरह इसको तोड़ा गया, जो हमारे महाराष्ट्र में जो कहते खोखे, 50 खोखे की बात हो रही थी, ये खुलेआम बातें चल रही है। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, ये आप गुजरात की जब आपने बात की कि एक विधायक छोड़ के गए, क्यों गए विधायक? कर्नाटक की सरकार गिर गई, मध्य प्रदेश अभी 11 बिहार के विधायक छोड़ के गए हैं। हमारे गोवा में हमारी अक्सर अभी 11 बिहार के विधायक कांग्रेस को छोड़ के गए हैं। लेकिन किस तरह, देखिए क्यों जा रहे हैं, उसी पे तो मैं आ रहा हूं। इसके कारण में मूल में जाइए, क्यों छोड़ के लोग जा रहे हैं। अब वहां पे शिवसेना से 50 के करीब विधायक छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए? जो बातें चल रही वहां पे। इससे भी कांग्रेस की बात करते हैं और बीजेपी की बात कर लेते हैं। मैं सुधांशु से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुधांशु, पैसे के बल पर, ईडी के बल पर आप सरकारें गिरा देते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का दर्द है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में इनका शासन था। नहीं, इनका दर्द है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात की बात आपने देखिए, मैं कहना चाहूंगा, इतने बड़े बड़े नेता छोड़ के गए, गुलाम नबी आजाद साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, कोलिको पुल, आपको लगता है खोखे की वजह से गए? नहीं जी, धोखे की वजह से गए। अब यह भी बताना चाहता हूं, चलिए आज हमारे जमाने में आप आरोप लगा लीजिए कि मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से छोड़ रहे हैं। ये बताइए, महाराष्ट्र से ही शुरू करता हूं। शरद पवार जी कब छोड़े? 97-98 में। ममता बनर्जी कब छोड़ी? YS जगनमोहन रेड्डी कब छोड़े? हमारे जमाने में छोड़े क्या? और पुराने जमाने में चले जाइए, जब तिवारी कांग्रेस, अर्जुन सिंह, अच्छा और पहले चले जाइए, जब भाजपा का अस्तित्व ही नहीं था, हम जनता पार्टी में मिले हुए थे, तब जगजीवन राम, देवराज अरस, ब्रह्मानंद रेड्डी, हम छोड़े थे क्या? 67 में पहली बार राज्यों में सत्ता से बाहर हुए, निजलिंगप्पा, कामराज, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, नीलम संजीव रेड्डी। भाई इसमें तो भाजपा कहीं थी नहीं। मूल चरित्र तो क्या है, मूल कारण क्या है जी? कांग्रेस एक सत्ता आधारित पार्टी है। आप पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कि अब सत्ता की लोलुपता आपके लोगों में इतनी होती है, वो छोड़ जाते हैं। देखिए, आपने अब गुलाम नबी आजाद को क्या खोके मिले होंगे? बिल्कुल उदाहरण जो दिया, मैं उसको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, एकमात्र कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस में लोग छोड़ के अलग अलग पार्टियां बनाते गए, वो बात अलग है। विचारधारा अलग थी, कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था। कांग्रेस में जनतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने की आजादी थी।
उससे पार्टियां बनी, गिरी रेड्डी की याद करिए, वो सब अलग बात है। मैं जो आज बात कर रहा हूँ एमएलएस के खरीद फरोख्त की बात कर रहा हूँ, ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, जो सरकारें तोड़ी जा रही है। ये पिछले मोदी सरकार के पिछले 8 साल की बात करिए आप। देखिए, लोक जनतंत्र में एक आप कहते हैं कि मोदी सरकार जनतंत्र में बिलीव नहीं करती? बिलीव करती है कि नहीं, जनता बताएगी अब आने वाले चुनाव में क्या आप सोचते हैं कि जनतंत्र जैसे पहले चल रहा था वैसे चल रहा है? जो कमी क्या लगती है आपको? इंस्टीट्यूशन का डेमोक्रेसी है उसको सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। क्या किसी कमी पे क्या विश्वास लगती है? रहा ही नहीं। देखिए, जनतंत्र चलता है संस्थाओं पे, जो हमारे संविधान में संस्थाएं लिखी है जो एक जिम्मा लेती है कि जनतंत्र चलता रहे, जीवंतता से चलता रहे। लेकिन आज उन्हीं संस्थाओं को आगे आपने खत्म कर दिया हो, पूरा मार्जिनलाइज कर दिया हो, अपने कब्जे में कर लिया हो, क्या संस्थाएं जनतंत्र को बचाएंगी? उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जो सड़क पे भारत जोड़ो यात्रा है वो उस जनतंत्र को बचाने की, उस संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। भारत के संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी को सड़क पे उतरना पड़ा है, भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी है। 2014 से पहले जनतंत्र था बहुत मजबूत सशक्त, लेकिन सुधांशु जी अब 2014 के बाद, मोदी रिजीम के बाद जनतंत्र कमजोर हो गया है। इस आरोप का जवाब क्या है? देखिए, अभी जैसे आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया तो वहां शिवसेना के अंदर विभाजन हुआ और दूसरी शिवसेना बनी। पर ये बताइए, गुजरात में भी तो याद है, चिमन भाई पूरी पार्टी लेके कांग्रेस में चले गए थे। वो क्या था? नहीं, वो तो लोकतंत्र था, जनतंत्र था, और वो लोकतंत्र की इसी गुजरात में 1974 में 75 सीटें कांग्रेस की आई थी और धीरे धीरे देखते ही देखते 100 विधायक हो गए थे। जनतंत्र था, लोकतंत्र था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो बोया था वो काट रही है। एक मिनट बात बताना चाहता जी जी। जो आप एजेंसियों की बात करते हैं जनाब, यदि आपके अंदर सच्चाई और दृढ़ता है, इमरजेंसी में कौन कौन सी एजेंसी ने यूज की थी? साहब, एंटी टेरर लॉ लगाया था, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ी बांधकर सड़क पे चलाया गया था, जैसे किसी अपराधी और चोर को चलाया जाता है। उस जमाने में भी हम लोग विचलित नहीं हुए थे। अभी देखिए, कुछ समय पहले कितने अर्जी फर्जी केस लगाए गए थे हिंदू टेरर के नाम पे, अमित शाह जी और मोदी जी के नाम पे के ऊपर, कोई चीज में धेला भर साबित नहीं हुआ था। आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी स्थिति है तो कोर्ट से आपको राहत क्यों नहीं मिलती है? और एक और चीज, इसमें से कितने केस हैं जो हमारे जमाने में शुरू हुए हैं? सब शुरू तो हुए बाबा आदम के जमाने से। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी को तो जेल से अंदर बाहर निकलते देखते देखते हम लोग किशोरावस्था से युवावस्था पार कर गए, और साहब आरोप मोदी जी पे है। तो गजब होता है भाई। जितने मैंने उदाहरण दिए हैं ये सारे के सारे, जिसमें ईडी का केस है, ये सारी चीजें हैं, 10 में से 9 केस उस जमाने के हैं। मगर लालू जी के लिए तो अध्यादेश राहुल जी ने ही फाड़ा था, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार की हम बात कर, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर आपको बार बार घेरती है। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करती, ये जो सरकार है ये बेरोजगारी की बात नहीं करती, गरीबी की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, लेकिन एजेंडा तो आप भी नहीं सेट कर पा रहे। पृथ्वीराज जी, एक आरोप आता है आपके ऊपर कि कांग्रेस पार्टी भी एजेंडा कहां सेट कर पा रही है? नहीं, देखिए, एजेंडा तो साफ है, पूरी देश की दुनिया के सामने एजेंडा है। महंगाई का एजेंडा है, बेरोजगारी का एजेंडा है, गुजरात की जनता के सामने जो चल रहा है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, जिसके चलते मोरबी की दुर्घटना घटी, जो कोविड का हैंडलिंग का है, कितने सारे लोग, एग्जामिनेशन के पेपर लीक का मामला है, एसआईटी बनती जाती, कोई उसमें कोई भी उसका फैसला नहीं आता और एसआईटी कर दी जाती, दबा दिया जाता मामला। ये सारे मामले इसी तरह दबाए दिया गया। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी अपने देश में तो कोई उदाहरण है नहीं, शायद दुनिया में कोई उदाहरण हो। पूरी की पूरी सरकार, गुजरात की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सारे मंत्रियों को निकाल बाहर कर दिया नेताओं ने, क्योंकि उनको पता चला कि निकामी सरकार बीजेपी का कुशल प्रबंधन भी होता है। बीजेपी को देखकर आपने पंजाब में करा और देखो क्या हाल हुआ। नहीं, देखिए, पंजाब वो सिद्धू और चन्नी साहब के चक्कर में आपने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। उधर नेतृत्व बदल की बात अलग होती है, आपने पूरी की पूरी होलसेल में मंत्रियों को सबको निकाल दिया। पर तब भी तो कोई कुछ दिक्कत नहीं हुई उनको। नहीं, दिक्कत होगी कि नहीं, अब चुनाव में पता चलेगा क्या होगा। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भी बदल दिया, सारे मंत्री भी बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पंजाब में हाल हुआ वो आपका गुजरात में हाल होगा। देखिए, हम किसी को निकालते नहीं, हटाते नहीं। हमारे यहाँ दायित्व का परिवर्तन सहज स्वाभाविक होता है, क्योंकि हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी हैं।
सब लोगों ने स्वेच्छा से लिखा और किसी ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देखी हो। हाँ, नहीं सुधांशु जी, इतना भी ऐसा नहीं है स्वेच्छा से कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ देगा। निकालना किसे कहते हैं? निकालना उसे कहते हैं, वहां से शुरू करूं, अरुणाचल प्रदेश में कोलिको पुल पूर्व मुख्यमंत्री, फिर प्रेमा खांडू, हेमंता विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद साहब, और कितने कितने महाराष्ट्र में भी कितने लोग हो गए जो छूटते चले गए। और मजे की बात है, इतने लोग छूटे इतने दिनों में, अपने ममता जी और इन सबका तो नाम गिनाए, भी पहले कांग्रेस में थे, कि इनकी तो स्थिति हो गई, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इंपॉर्टेंट बात आपने चुनाव में कहा, जब चुनाव होता है जो व्यक्ति कांग्रेस से छोड़ के जाता है वो बड़ा हो जाता है और कांग्रेस छोटी हो जाती है। बताइए, ममता बनर्जी जी छोड़ के गई, आज बंगाल में वो बढ़ी या कांग्रेस? जगन मोहन रेड्डी बढ़े या कांग्रेस? महाराष्ट्र में शरद पवार बढ़े या कांग्रेस? तो साहब जो छोड़ के जाता है वो बड़का नेता हो जाता है और आप लोग छुटका हो जाते हैं, और कभी कभी तो उस पार्टी से पूरी तरह साफ भी हो जाते हैं। तो मेरे विचार से कांग्रेस को इस पे विचार करना चाहिए कि उनका एजेंडा क्या है। आप एजेंडा की बात कहें, वो अपनी यात्रा पे पृथ्वीराज जी बोल रहे, फिर आप पृथ्वीराज जी। देखिए, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की। मजबूत से ज्यादा मजबूर पार्टी लग रहे हैं पृथ्वीराज जी। ऐसे नहीं, देखिए दिक्कत कठिनाई आती है, लोग छोड़ के गए हैं, लोग जुड़े हैं, लेकिन आज मुद्दों से मत भटकिए। आज जो देश के सामने मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, उन मुद्दों को हल करने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, अब ग्रोथ रेट, आपका पर कैपिटा इनकम देखिए, सब जगह में आप फेल हो गए। कोविड के हैंडलिंग में पूरे आपने बड़ा दुनिया में शब्द यूज करा, आपने बोला देश की स्थिति तहस नहस हो रही है। तहस नहस मतलब आप कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश की स्थिति तहस नहस हो रही है। थोड़ा इलैबोरेट इसको कर दें, क्यों तहस नहस हो रहा है देश? इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, कोई भी जो इंडेक्स भी जो दुनिया का आता है, सब इंडेक्स में हम नीचे नीचे जा रहे हैं। चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे हंगर इंडेक्स हो, भूख की इंडेक्स हो, उसमें नीचे जा रहे हैं। आप क्या, आपका सारा ध्यान है कोई सड़क बनाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ कर दिया, वो जो भी जरूरी है, लेकिन आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, जिसपे आम आदमी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम देखा जाता है, वो आप नहीं बता रहे। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन इसके लिए हमें अपने पड़ोसी राज्य श्रीलंका को भी देखना पड़ेगा, जहां क्या हालात है, पाकिस्तान देखना पड़ेगा, वहां क्या हालात है, चाइना के प्रोविंसेस में क्या हाल है, जहां बैंकों के आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम, ज्यादा थोड़ा दूर चले जाए तो यूनाइटेड किंगडम, वहां पर पिछले 6 महीने में कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसके क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मंत्री रहे। नहीं, देखिए, इसीलिए इंग्लैंड में जो सत्ता बदल हुआ, जी वहां के हालात भी नहीं ठीक है, लेकिन उन लोगों ने वहां पे सत्ता बदल कर दिए। जी वो सत्ता बदल यहाँ होने जा रहा है, क्योंकि लोग एक सहनशीलता की एक सीमा होती है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, सहनशीलता की सीमा होती है, जैसे यूके में हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया, वो वास्तविकता में उनकी पार्टी की व्यवस्था का वर्णन था, जो ध्वस्त होता भी दिख रहा था और जिसको लेकर उनको चिंता भी हो रही होगी। परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसी गुजरात में जब मोदी जी आए 2001 में, तब गुजरात का जीडीपी 99,000 करोड़ रुपए था, आज 19,80,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, यानी तकरीबन 20 गुने की बढ़ोतरी इस 20 वर्ष में हुई है जी। अगर उस जमाने में आप देखें, एक जो छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप रेट था, वो 30% के आसपास था, आज 1.7% के आसपास है। आज हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क, सरदार सरोवर योजना कितने जमाने से पड़ी हुई थी, बाबा आदम के जमाने से, आज आके आई और हर घर में नल पहुंचाना सुनिश्चित किया। विकास का एक और उदाहरण बताता हूं। ये बताइए, हमारी सरकार आने से पहले भी, इनकी सरकार के जमाने में भी, भारत बैलिस्टिक मिसाइल बना लेता था, इंटरमीडिएट रेंज भी और लॉन्ग रेंज भी, मगर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? इसका मतलब हम बनाना नहीं चाहते थे। और आप देखिए, पहली बार इसी गुजरात में भारतीय वायुसेना के लिए एयरबस के सहयोग के साथ हवाई जहाज बनना शुरू हो रहा है। पहला फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बन रहा है। और बड़ी बात क्या है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जैसे यूनाइटेड मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। आज भी जब पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है और उसके बाद भी हमारी विकास की दर ऊपर है और महंगाई की दर नीचे है, और मैं कहना चाहता हूं, कोई देश उठाइए, मैं
पाकिस्तान महंगाई की श्रीलंका दर- की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक देश बताइए जहां से जाके राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया हो और वहां विकास, आज महंगाई की दर भारत से कम हो, बताइए। थाईलैंड, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, सब जगह महंगाई की दर ज्यादा है। जी, जी। जहां जहां से बैठ के ध्यान दिया। तो मैं सिर्फ अंत में एक लाइन कहना चाहूंगा, हमारी स्थिति जानते क्या है? पूरे समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलटते पलटे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन बड़ी कुशलता से निकाल रहा है, पर शिकायतें की जा रही है, ये थोड़ा थोड़ा सा हिल क्यों रहा है? ये स्थिति। अमित जी, पृथ्वीराज जी, इसका मतलब आपका गुजरात की जनता के लिए भाजपा का संदेश है कि जो महंगाई है वो सहन कीजिए, कि सब जगह हो रही है, जो बेरोजगारी है वो सहन कीजिए, सब जगह हो रही है, तो आपको क्या दिक्कत है, आप भी सहन कीजिए। एक सवाल जो कि आप एक- दो, अगर आप मौका जी जी दें, 10 एक सेकंड लाइन। 10 सेकंड सिर्फ आज महंगाई की दर 6.7% है। जब 2013-14 में हमारी सरकार आई उस समय इससे ज्यादा थी, 2012 में 10% के देखिए आसपास आप- थी, जिसको कहते थे बहुत बेहतरीन अर्थव्यवस्था का दौर चल रहा था उस समय। आज भी हम इस बुरे दौर में, कोविड और युद्ध के बाद भी उससे कम महंगाई के दौर में है। पर मैं कह रहा हूं, जितनी बढ़िया स्थिति हमारी 3 साल पहले थी कोविड से पहले, उतनी नहीं है, परंतु हम शीघ्र ही उस स्थिति को भी प्राप्त करें। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति सामान्य है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गुजरात के युवकों को अगर ये संदेश देना चाहते हैं तो सही बात है, ये भाजपा का संदेश है कि नहीं, आपको सहन करना पड़ेगा, और देशों में भी बुरी हालत है। ये ट्रैप कर रहे हैं सुधांशु जी, लेकिन आपको कह रहे हैं कि कैसे आप करें महंगाई, आप तो बीजेपी आएगी, सुधारने महंगाई की बात लाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपना मैंने सिर्फ मैनिफेस्टो ये- रखिए कि आप किस तरह से सुधारेंगे, किस तरह से रोजगार निर्मित करेंगे, किस तरह से महंगाई कम होगी। ठीक, आपने गैस तीन सिलेंडर सवाल, की आपने ये कीमतें 3 देखिए। बढ़िया सवाल चलिए। पूछे, जोरदार तालियां पृथ्वीराज चौहान अब साहब मैं के इससे भी लिए। एक- जोरदार सवाल पूछे, महंगाई कब कम होगी, नौकरी कब मिलेगी, बेरोजगारी कब कम होगी, जवाब अब दे बताता दीजिए। हूं। जी जी जी। देखिए, इसी सीएमआई के डाटा के पूरा आधार विपक्ष के ऊपर, बेरोजगारी को लेकर हाँ, हो रहा है। बेरोजगारी पे, इसी बेरोजगारी को लेकर इसी सीएमआई के डाटा के आधार पे विपक्ष के तमाम नेता हमसे कहते थे, सही बात है, फरवरी मार्च में आया था कि 8.5% सीएमआई का डाटा था कि बेरोजगारी की दर आ गई थी। उसी सीएमआई ने कहा कि सितंबर के महीने में 6.3 आ गई, जो 2018 के बाद सबसे कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, निरंतर सुधार होता जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा महंगाई की दर में भी निरंतर सुधार हो रहा है। जो जो हम कोविड और युद्ध के बीच से बाहर निकल रहे हैं, तो स्थितियां बेहतर। अब बताइए, इसी दीपावली में मिडिल लेवल के घरों की खरीद पिछली बार के मुकाबले 50% बढ़ी। अगर 50% बढ़ी तो लोगों ने खरीदा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बहुत अच्छी स्थिति में, ये दर्शा रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पहली बार इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हुआ, इसका मतलब टैक्स पे किया गया ना। अगर मान लीजिए जी, जी। जीपीएफ के आंकड़े बढ़े, यानी प्रोविडेंट फंड में जिन लोगों ने अपने अकाउंट खोले, तो नौकरी लगी, तभी तो उन्होंने प्रोविडेंट फंड कटवाना शुरू किया। अब गवर्नेंस मॉडल पर आते हैं, क्योंकि बार बार बीजेपी कहती है हमारा 27 साल का गवर्नेंस मॉडल है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, जो मोरबी में हादसा हुआ उसमें इतने लोगों की जानें चली गई, क्या आपको लगता नहीं है वो आपके गवर्नेंस मॉडल पे एक बहुत बड़ा सवाल है? देखिए, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक उदाहरण है कि जो दुर्घटनाएं घटी, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिस कंपनी को कोई पता नहीं था कि कैसे मेंटेनेंस करते हैं, क्या करते हैं, और जिसकी अब जांच हो रही है। आपने एसआईटी कर दी, अब तक 5-6 एसआईटी हुई है, एक एसआईटी का भी कोई नतीजा निकला है? पेपर लीक Important point एसआईटी है। हो, जी जी, चाहे वो इसीलिए मैंने ये सवाल illicit उठाया है liquor का सुधांशु मामला हो, त्रिवेदी। मोरबी के ऊपर आपको दबाने के इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ, वो किस गवर्नेंस मॉडल की देन है? देखिए, मोरबी की घटना बहुत दुखद और दर्दनाक के साथ साथ हृदय विदारक भी थी। घटना होने के बाद सरकार ने जिस प्रकार की सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाई, 15 मिनट में रिलीफ ऑपरेशन चालू हुआ, और बाकी सब जो हुआ वो तो एक पक्ष में कह रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय ने आकर जिले स्तर पर समीक्षा की बैठक की। कभी आपने सुना किसी घटना में प्राइम मिनिस्टर आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के साथ करे और आश्वस्त रहिए कि इसमें बहुत कड़ा और प्रभावी। तो कांग्रेस कह रही है एक्शन नहीं हो रहा, देखिए, कार्रवाई इतनी नहीं हो रहा बड़ी है। दुर्घटना घटी है जिसकी जिम्मेदारी आप फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक उदाहरण है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, किस तरह से जांच हो रही है, किसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, किसके खिलाफ नहीं हुआ है, और क्या कितनी एसआईटी बनाई, क्या इस एसआईटी से कोई निकलेगा? सुधांशु जी, कौन सी एसआईटी बनी, कौन अधिकार है, सुधांशु जी, किसने जवाब, एसआईटी जवाब। बनाई है? देखिए- कलेक्टर ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब बनाई है? सुधांशु जी। देखिए, एफआईआर होने के साथ साथ संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार पूरी दक्षता के साथ जांच कर रही है और प्रभावी और कठोर क्या कार्रवाई किंगपिन होगी। पकड़ा जाएगा? किसकी बिल्कुल। जांच किसके अच्छा, खिलाफ ये हो रही है? बताइए। जो अच्छा। टिकट कलेक्टर है उसके खिलाफ? अच्छा, जो देखिए, जिम्मेदार, असली जिम्मेदार है, वो कहाँ है आज?
देखिए, हमारे यहां जांच पूरे पुख्ता तरीके से होती है और फिर उस व्यक्ति को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाता है। उस जमाने की तरह नहीं कि बस जांच कह दी गई फिर कभी चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई। तमाम ऐसे मौके हैं 8-8, 10-10 साल तक चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई। मैं तमाम उस राजनीतिक पक्ष में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। मोरबी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जो संवेदना है वो आज से नहीं है। पुराने लोगों को पता होगा 1979 में जब मोरबी में बाढ़ आई थी, तब युवा स्वयंसेवक के रूप में जाकर उन्होंने बचाव कार्य जो किए थे वो मोरबी के बुजुर्ग लोगों को आज तक पता होगा। तो मोरबी से एक अलग है, उन्होंने कहा मेरा मन मोरबी में है, तो ये ऐसे ही नहीं कहा है, वो प्रचारक जीवन से लेके आज तक उनका वहां से एक अलग लगाव है। तो आप इस मंच पर आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगी, और कब तक होगी, कोई टाइमलाइन? देखिए, कार्रवाई होगी और पुख्ता होगी, और वह कानूनी आधार के ऊपर जांच की प्रक्रिया के तहत तय होता है कि कितना टाइम लगेगा। देखिए, एक क्षण में बताओ, ये एक पूछना चाहता हूं कि आज तक कुछ दिन गुजरात में 5 बड़े हादसों में एसआईटी एस्टैब्लिश हुई, 5, जिसमें कि इलिसिट लिकर का मामला था। उसमें से कौन सा एसआईटी की अंतिम जांच निकली? मुझे एक बता दीजिए कि इस एसआईटी की अंतिम जांच निकली है जी। मोरबी में कैसे होगी? ठीक है, 5 सेकंड सुधांशु, 5 सेकंड। देखिए, जांच की प्रक्रिया, जांच एजेंसियों के प्रोसेस, जांच एजेंसियों के प्रोसेस और कानूनी आधार के ऊपर चलती है। सरकार की तरफ से यह दिखता है कि सरकार उसमें कितना ईमानदारी से लगी हुई है जी। सरकार की ईमानदारी पूरी तरीके से है, और इन 27 सालों में याद करिए गुजरात की कानून व्यवस्था को लेकर कहां से कहां तक पहुंचा, तभी पहुंचा है जब कठोर कार्रवाई अगले पॉइंट पर आते हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। गुजरात की जनता चाहती है, मोरबी की जनता चाहती है कि जो असली जिम्मेदार हो सर, तो देश की जनता चाहती है, इस हॉल में हर एक व्यक्ति चाहता है वो। इस सरकार बिल्कुल आपकी बात जायज है। एक सवाल मेरा, ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आता है, कांग्रेस बीजेपी के ट्रैप में फंस जाती है या खुद ही जाल फेंक देती है? आपकी एक मेयर छत्तीसगढ़ के अंदर एंटी हिंदू शपथ ले रही थी, एक आपका कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द का अर्थ बता रहा था, इतना गंदा है कि मैं बता नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि आप पर एंटी हिंदू का टैग बीजेपी ने लगा दिया है और इसके लिए आप खुद भी थोड़े जिम्मेदार हैं? आपसे संदर्भ मेरा आपकी पार्टी से। देखिए, इशू ये है कि आज जनता के जो असली मुद्दे हैं उससे बीजेपी भाग रही है। कहीं ना कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाना, पर ये तो आपके नेता ने कहा था ना। नहीं, नेता ने के मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असली लोगों के जीवन मरण के मुद्दे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे, जिसका कोई हल नहीं बीजेपी पास, तो चुनाव जीतने के लिए इन बातों का उपयोग होता है। पर नेता आपके बयान देते हैं। अभी मधुसूदन मिस्त्री ने एक बयान दे दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इतना तूफान खड़ा कर दिया। देखिए, नॉन इश्यूज है, मैं समझता हूँ। जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की औकात के बारे में जिक्र किया। देखिए, औकात वो तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर बोला आप ही के नेता ने बोला। मुहावरा होता है, वो शायद मैं पूरी जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन शायद वो पटेल जी के बारे में कुछ कह रहे थे। और ये हमारा मानना है पार्टी का कि जिस तरह से वो एक गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम बदल के मोदी साहब कहते हैं, वो पटेल जी का बहुत बड़ा अपमान था, जिसके बारे में हमने कहा भी है जी कि उसमें हम सुधार करेंगे, बदल करेंगे। सरकार आपकी आएगी तो सरकार भी आएगी। लेकिन देखिए, सवाल ये है, बीजेपी वाले कहते हैं ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कृपा करके मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि गुजरात की जनता के जो जीवन मरण के मुद्दे हैं उन पे आप नहीं जा रहे हैं, आप लोग किसी और मुद्दे उलझा रहे हैं। जी। उसकी एसआईटी की जांच होगी क्या? उसके कोई असली जो गुनहगार है उन पर सजा होगी कि नहीं, ये सवाल है। आप हिंदू पर इसलिए जाते हैं और कांग्रेस पे एंटी हिंदू का टैग इसलिए लगाते हैं इससे जिससे आप चुनाव जीत जाएं। और मधुसूदन मिस्त्री ने जो बोला वो बोला, उसमें राजनीतिक रंग देने की बात नहीं है, किसी से स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। देखिए, मैं मूल मुद्दे हिंदू और मधुसूदन मिस्त्री जी का, सरदार साहब के बारे में तीनों का उत्तर देता हूं। जो लोग कहते हैं मूल मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जाइए राहुल गांधी जी की इस यात्रा के दौरान जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब में देखिए, लास्ट में क्या बोले? आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ मेरी यात्रा है। भाई, किसको सत्य माना जाए, जो अन्य नेता आके बोल रहे हैं या जो वो बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं। एक मिनट, मैं एक और बात बोल रहा हूं। तो कहते भाई महंगाई हटाओ यात्रा है, तो कहते बेरोजगारी हटाओ यात्रा है। यात्रा तो आरएसएस की नफरत की विचारधारा के बाद है, और फिर डक करने के लिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं, चूंकि महंगाई में तो कभी कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे भाजपा के सामने खड़ी नहीं हो सकती।
भारत के इतिहास में कम से कम जाके चेक कर लिए, दर्जन भर से ज्यादा बार 10% से ऊपर, दर्जन भर से ज्यादा बार 15% से ऊपर, 25% की अगर महंगाई की दर रही है 73-74 में, जिस जमाने में वो गाना बना था ना, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। तो एक क्रेडिबिलिटी नहीं है महंगाई के मुद्दे के ऊपर। हमारी क्रेडिबिलिटी है कि अटल जी के दौर से लेके आज तक सिर्फ कोविड का एक साल छोड़ दें तो हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से कम रही है। आप एंटी हिंदू टैग अब क्यों मैं लगाते उस पर भी कांग्रेस आ रहा पे? हूं। जी जी जी। देखिए, हिंदू गलत की बात बात है। हम नहीं लाते इस मुद्दे के ऊपर। ये बताइए, अब इनकी छत्तीसगढ़ की मेयर जाके वहां पर हिंदुओं के अपमान वाले भाषण में शामिल होंगी, अब आरोप हम पे। इनका कर्नाटक का अध्यक्ष बोलेगा हिंदू शब्द गंदा होता है, आरोप हम पे। हिंदू तालिबान कौन बोला? शशि थरूर जी। हिंदू बोको हराम कौन बोला? सलमान खुर्शीद जी। अब हिंदू आतंकवादी कौन बोला? इनके गृह मंत्री जी। साहब, काम आपके और इल्जाम हमारे, ऐसा कैसे चल सकता है? अब दूसरी बात मैं सरदार साहब के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, वो जो एक परिसर है उसका नाम था सरदार पटेल परिसर, उसमें तकरीबन 20 स्टेडियम बन रहे हैं। उसमें से एक स्टेडियम यदि मोदी जी के नाम पे है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो तो सरदार साहब की छत्र छाया में है। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरदार साहब का नाम लेने का अधिकार इनको है। न्याय की बात, जब 1946 में अंतरिम सरकार बन रही थी और सारी प्रदेश कमेटियों से नाम मांगे गए थे कि किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो एक कमेटी ने पट्टाभी सीतारमैया का, एक या दो कमेटी ने जेबी कृपलानी का, और शेष सारी कांग्रेस कमेटियों ने सरदार साहब को वोट किया था। और नेहरू जी को जानते कितने वोट मिले थे? जीरो वोट दे के प्रधानमंत्री बनाया। सरदार साहब का कितना सम्मान किया। और मैं विनम्रता से पूछता हूं, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, शायद आपको पता हो सरदार साहब की डेथ हुई 1950 में। उसके बाद बताएं, गुजरात बनने तक 1960 तक कोई एक योजना बताइए, कोई एक संस्थान बताइए, कोई एक स्थान बताइए सरदार साहब के नाम पे किया हो। भारत रत्न तो छोड़ दीजिए। यह दर्शाता है कि सरदार साहब के प्रति मन में वास्तविकता क्या थी। और जी जी, एक लाइन और बोल, अगर आप परमिशन दे दें। देखिए, सरदार साहब और एक अगर आपकी परमिशन हो सर, हमारी और सरदार साहब की विचारधारा कैसे वो होती है और मोदी जी कैसे, उसके वहां उदाहरण देना चाहता हूं। सरदार साहब का विचार क्या था? स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना था। उन्होंने कहा था जब जब भारत स्वतंत्र हुआ, सोमनाथ की पताका ने आकाश को छुआ। आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, केदारनाथ हो, राम जन्मभूमि हो, तो अगर सरदार साहब के विचार को ही तो विस्तार दे रहे हैं मोदी जी, तो असली तो उनकी विरासत के हकदार हम हैं और कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, आप इनके नेता भी ले लो, आप इनकी विरासत भी ले लो, इस पार्टी को कहां छोड़ोगे? ये आपको कहां छोड़ेंगे? एक बात बताइए। और जहां पर और राहुल गांधी खुद हिंदुत्व को गाली देते हैं। राहुल गांधी नहीं दिया, उन्होंने बोला हिंदू, ये जो हिंदुत्व है आरएसएस वाला। एक बात जवाब दे दीजिए। सरदार साहब की अपने बात कही पे ये भी बात मत भूलिए कि सरदार साहब ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को बैन करने के लिए कहा था, ये भी मत पूछिए। उनका जो पत्र है कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, आरएसएस को बैन किया था महात्मा गांधी की हत्या के, क्योंकि पंडित नेहरू का जिक्र आया है। किरण रिजिजू ने न्यूज 18 के लिए, न्यूज 18 की वेबसाइट के लिए कॉलम लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है जिसमें पंडित नेहरू की 5 भूलें बताई हैं कश्मीर को लेकर। उसको, क्योंकि किरण रिजिजू ने जो लिखा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, किरण रिजिजू जी एक भाजपा के नेता हैं, अरुणाचल के नेता है, उन्होंने अपनी बात कही है, ठीक है बात है, लेकिन इतिहास कोई बदल नहीं सकता। पंडित नेहरू उन्होंने बोला पहली भूल है पंडित नेहरू की कश्मीर के विलय को लटकाया, दूसरी भूल है विलय को अंतरिम करार देना, तीसरी भूल है मसला 1948 में यूएन में ले जाना, चौथी भूल है जनमत संग्रह का विरोध छिपाया गया, पांचवी भूल है धारा 370 को बनाना और फिर उसे लागू करना। किरण रिजिजू ने कहा सारी अपनी में बहुत बड़ी बड़ी बातें, उसमें पूरा समय लगेगा एक एक बात को करने के लिए। आप ऐसे तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ठीक है, भाजपा को हिंदुत्व के मुद्दे पे या हिंदू मुस्लिम एक आपस की टकराव के मुद्दे पे चुनाव जीतने हैं तो जीते हैं, लेकिन ये अब तक ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि देश की दुनिया, देश की जनता जो है अब वो असली मुद्दे पे आना चाहती है। मुस्लिम करती है बिल्कुल, ये इसी पे तो जीते हैं चुनाव। अब पिछला चुनाव जो लोकसभा का जीते थे वो किस तरह से जीते थे? इसी तरह से द्वेष की भावना भड़काकर, भाई भाई को टकराकर। कैसे द्वेष की भावना भड़काई? देखिए, पूरी सब जगह पे जब भी चुनाव जीतना होता है, चुनाव आता है, कोई ऐसे कोई मसला खड़ा कर देते हैं जिससे कि वो वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। क्या मसला था आपके? कौन से लास्ट चुनाव में क्या मसला हुआ खड़ा? हर एक चुनाव में अलग अलग मसला होता है, जरूर करते हैं वो।
इसी दिशा में जा रहे हैं, वो तो साफ बात है। इसी का तो इसी विचारधारा का तो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सुधांशु, आप हर चुनाव को हिंदू मुसलमान ले जाते हैं। देखिए, मैंने तो 2019 अभी उदाहरण दिया, यूपी के चुनाव में भी इन्हीं के लोग विषय लाए थे और यहाँ भी इन्हीं के लोग विषय लाए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ जी। कि जो अभी आपने कहा, मैं जब छात्र जीवन में था, राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा था, तो एक जगह प्रश्न पूछा गया, एक सज्जन आए बोलने के लिए कि साहब, यदि सोमनाथ का मामला उसी समय सॉल्व हो सकता था तो राम जन्मभूमि का मामला क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति भाषण दे रहे थे, उन्होंने हंसते हुए कहा, सोमनाथ सरदार साहब के प्रांत में पड़ा तो तुरंत सॉल्व हो गया, राम जन्मभूमि पड़ गया नेहरू जी के प्रांत में तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ था। दूसरा, 560 की सारी रियासतें जहां सरदार साहब के हाथ में थी, सब हो गई। एक जगह पंडित जी ने उंगली रखी तो फिर ऐसा फच्चर फंसा कि आज तक फंसा रहा। अब एक और उदाहरण बताता हूं। दुनिया वही में तो आरोप लगा रहे हैं एक कि- लाइन में बोल रहा जी, हूं, जी, जी। सिर्फ एक फैक्ट, बाकी चलिए बहुत सारी बातें, जी, इतना जी, इतिहास 20 में किया जा रहा है। सेकंड, जी। देखिए, यूनाइटेड नेशन से मामले को ले गए। यूनाइटेड नेशंस कब बना? 24 अक्टूबर 1945, और अक्टूबर 47 में कोई यूएन की हैसियत नहीं थी, न चाइना उसका हिस्सा, ना उस समय रशियन ब्लॉक मान रहा है। मेरे विपक्षी लोग अनुसंधान करके बता दे कश्मीर से पहले कौन सा मुद्दा गया था वहां। मतलब जिसकी कोई हैसियत नहीं थी उसको ले जाके हमने लटकाया, हमने उसको दिया, अन्यथा बता दे अक्टूबर 47 से पहले कौन सा मुद्दा गया। जी, तो भूल तो ये है साहब, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, आज तक उसकी सजा चल रही थी, 2019 में खत्म हुई। पृथ्वीराज जी, अगर ये बीजेपी का ट्रैप है तो कांग्रेस इस ट्रैप में क्यों फंस जाती है? नहीं, ट्रैप की बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस हमेशा विकास की, लोगों के विकास की राजनीति कर रही है। भाजपा लोगों को लड़ाकर चुनाव जीतने की राजनीति कर रही है। साफ, लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है वो जो तीसरी पार्टी आ रही है जिसने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को हराया, तीसरी वो भी मैदान में है। देखिए, गुजरात में तीसरी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वो ठीक है, 2 राज्य जीते हैं, जरूर जीते हैं, और चुनाव में हर एक पार्टी को अपनी अपनी बात करने का अधिकार है, जरूर रखें, लेकिन चुनाव ये 2 पार्टियों के बीच में ही होगा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच का चुनाव। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल बड़ा अहम है। तीसरी पार्टी भी है जो कि पंजाब में अभी उसने एक बहुत बड़ा मैंडेट पाया है, दिल्ली के अंदर वो लगातार दूसरी बार सरकार में है, आम आदमी पार्टी। वो कह रहे हैं कि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। देखिए, जब जब हमारे खिलाफ वो लड़े हैं तो उनके ऊपर झाड़ू फिर गई है। गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त। हाँ, जब इनके खिलाफ लड़े हैं तो उन्होंने कुछ किया। वैसे मुझे ऐसा लगता है यहां उस पार्टी का जोर कम है, शोर ज्यादा है। जोर कम है, शोर ज्यादा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार ये आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है, या फिर आपको लगता है कि रेस में आम आदमी पार्टी भी होगी? अ फ्रैंक आंसर ऑन दिस। देखिए, अभी 2021 में पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी को पिछले 1.5 से लेकर 2-2.5% के आसपास वोट मिले थे। तो मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, मगर अब यदि कांग्रेस के नेता ऐसा बयान देने लगेंगे, जयराम रमेश जी ने बोला कि राहुल गांधी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता है, तो प्रेरित करने वाला तो कन्हैया है, तो भैया तो आप तो पता नहीं किस किस को स्थान देते चले जाएंगे। अब आप ये तय कर लीजिए कि आप मुख्य विपक्षी दल का स्थान अगर छोड़ रहे हैं तो ये आपके लिए समस्या है। हमारे हिसाब से तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। आपके हिसाब से ये जो जयराम रमेश का बयान आया, इसका बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस में सेकंड पॉपुलर लीडर अगर कन्हैया कुमार है तो बाकी लोगों का क्या हो रहा है? मैंने कोई बयान सुना नहीं, आप ही से सुन रहा हूँ अभी कुछ क्या उन्होंने कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। लेकिन देखिए, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा अपनी जगह है, वो चल रही है। गुजरात का चुनाव अपनी जगह है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है जो कांग्रेस के वोट काटने का काम कर रही है? क्या बीजेपी कोई काट रही है कांग्रेस के वोट? क्या कुछ हाँ काम कर रही है क्या, ये जी। पता चलेगा चुनाव में। लेकिन हमारा अगर गुजरात चुनाव पे अगर फोकस करें, गुजरात पे फोकस करें, अब केंद्र सरकार पे फोकस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा की जो पहल है, मैं समझता हूँ अपने आप में देश में कभी इतने बड़े पैमाने पे कोई ऐसा प्रयत्न नहीं किया गया जी, जिसकी सराहना करनी चाहिए। मैं खुद उस यात्रा में
एक संक्षेप में आप सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्योंकि जयराम रमेश साहब के बयान की यहाँ पे चर्चा हुई, बीजेपी भी इस पे एक रिएक्शन दे रही है कि कन्हैया कुमार जिसने देश तोड़ने की बात करी थी वो कांग्रेस का सेकंड लोकप्रिय नेता है। क्या आपको लगता नहीं है कि इससे आपके कैडर में मैसेजिंग अच्छी नहीं जाएगी? नहीं, देखिए, आपके कैडर में, कांग्रेस के कैडर में, फॉरगेट अबाउट मासेस। कन्हैया कुमार पहले कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे, आज कांग्रेस के एक नेता है, बिहार के नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता, उसमें कोई शक नहीं है। अब उसके बारे में क्या जयराम रमेश जी ने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसकी टिप्पणी, उनकी पूरी जानकारी लेके मैं जरूर कहूंगा। लेकिन एक जरूर बात है कि बहुत अच्छे युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है। ठीक है, अब नंबर कौन सा है, नंबर पहला है, दूसरा है, 10 सेकंड। बस मुझे याद आता है कन्हैया कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कांग्रेस कार्यालय में, तो कहा था कांग्रेस डूबता जहाज था इसलिए वो आए थे। तो मुझे पुराना गाना याद आता 90 के दशक का, आपने सुना हो, धूमधाम से आया कन्हैया बैंड बजाने के, डूबती हुई कांग्रेस को और डुबाने को। ठीक है, ऑडियंस से सवाल थे। रीमा, एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से, छोटा सवाल पूछना चाहते हैं। गुजरात के अंदर बहुत बड़ी महत्व की योजना थी नर्मदा योजना। चौहान साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसमें जो दरवाजे लगाने का काम था कांग्रेस ने काफी साल तक वो लटका के रखा, और गुजरात की जो सौराष्ट्र और कच्छ और अहमदाबाद की जनता पानी बिगड़ तस रही थी। उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं दिया कि गुजरात के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो, और ये दरवाजा लगाने का काम आपने सालों तक लटका के रखा हुआ था। देखिए, उसमें ये पहली बात तो माननी पड़ेगी, नर्मदा योजना की संकल्पना किसने की थी? ये सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि गुजरात की जनता के लिए नर्मदा योजना की परियोजना की थी। अब उसमें कई सारे कोर्ट के मामले फंसे हुए थे, कुछ मामला महाराष्ट्र से मामला फंसा हुआ था, कहीं डूब हो रही थी, वहाँ आदिवासी लोग डूब रहे थे, उनको बचाने की बात हो रही थी, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा था। तो कोई कांग्रेस की वजह से दरवाजे नहीं लगे, कहना बिल्कुल गलत है। जी, एक छोटा सवाल पूछेगा। जी, मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं सर। खड़े हो जाइए। सरदार सरोवर डैम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है, एक कांग्रेसी, नाइदर राहुल बाबा नॉर योर एनी राहुल गांधी, कोई आए नहीं है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। क्यों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए कोई कांग्रेस नेता क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने अभी क्लेम करा कि सरदार पटेल हमारे हैं, बीजेपी के नहीं हो सकते। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता थे ही, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कोई लेटर लिखा था, है ही ना, तो उसमें कौन सी दो राय है? अब आज स्टैच्यू में कौन गया था, कौन नहीं गया था, उसमें क्यों आप कह रहे? सरदार पटेल कांग्रेस के बड़े नेता थे। जी। सुधांशु, आखिरी राउंड है, 1 मिनट। उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ते थे ना कि इंडिया में यूनिटी एमंग डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी को ही देखते हैं, डाइवर्सिटी से डिविजिविटी की तरफ बढ़ते हैं, हम यूनिटी से इंटीग्रिटी की तरफ। सुधांशु, मेरा सवाल है कि आप इनके नेता भी लेना चाहते हैं, आप कांग्रेस मुक्त भारत भी करना चाहते हैं, तो आपके मन में क्या है? आप लोगों के मन में क्या है? क्या कोई बड़ा कंफ्यूजन है क्या? नहीं, देखिए, भारत के राष्ट्र के जितने प्रतीक हैं राष्ट्रवाद, जी, मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक जमाने में इनके थे, ये खुद ही छोड़ते चले जा रहे हैं। बताइए, वंदे मातरम कब गाया गया? 14-15 अगस्त 1947 की रात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की शुरुआत हुई। आज क्या माहौल बन गया कि वंदे मातरम भाजपा का है, वंदे मातरम सिर्फ भाजपा के में गाया जाता है। तो ये बताइए, राम किसके थे? हे राम महात्मा गांधी की समाधि पे सन 48 से लिखा है। राम हमारे हो गए, राम काल्पनिक हो गए। ठीक है, जवाब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। जी, जवाब पृथ्वीराज जी। क्या मैं तो नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हैं। देखिए, सरदार पटेल जी पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? जी, सरदार पटेल एक देश के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, जिन्होंने देश को एक किया। उनकी कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आप एक नेता से दूसरे नेता को क्यों बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल गलत बात है। सरदार पटेल का कद बहुत बड़ा है। आखिरी कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की? कितनी सीटें? कांग्रेस सरकार बना रही है, सरकार बना रही है। बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है सुधांशु जी? पिछले सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बीजेपी रिकॉर्ड बनाएगी या 27 साल बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस सरकार बनाने जाएगी? ये वाकई साख काफी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान जी, आपके लिए जोरदार तालियां, और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां।